Now, Boris Yeltsin was the first post-Cold War president of Soviet Union, and it was in 1991 that he became the president of Soviet Union, and he remained in power till 1999. गॉर्बेचोव के बाद, और सही मायने में जिनको शीत युद्धोत्तर राष्ट्रपति कहा गया रशिया का, क्योंकि सोवियत संघ अब तक ख़त्म हो चुका था, तो 91 से 99 तक ये पावर में रहे, दो टर्म्स तक पावर में रहे थे बोरिस येल्त्सिन, YELTSIN। और ये गॉर्बेचोव के बहुत बड़े आलोचक थे, पश्चिम के हिमायती थे, और इनके समय में बहुत बड़ा बदलाव फिर रशियन फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलेगा। बोरिस येल्त्सिन एक ऐसे समय में राष्ट्रपति बने थे जबकि रशिया एक ट्रांजिशनल फेज में था, एक संक्रमण काल में था। ट्रांजिशन फ्रॉम कमांड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी एंड फ्रॉम अ टोटलिटेरियन सिस्टम टू अ लिबरल डेमोक्रेसी, एक निर्देशित अर्थव्यवस्था से एक बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर, और एक सर्वाधिकारीवादी व्यवस्था से एक उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर। और सबसे खास बात है कि दिस वाज अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का ये समय था। अनिश्चितता किसके बारे में थी? अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ रशिया। पहले मैंने आपसे बताया कि रूस एक मेजर पावर रहा था, और एज सोवियत यूनियन इट वाज अ सुपर पावर। अब एकाएक कई ऐसी बातें हुई थी। पहला था साम्यवादी विचारधारा का पतन, दूसरा ये था सोवियत संघ का विघटन, और तीसरा था कि अब वो महाशक्ति का दर्जा रूस के पास नहीं था। ये तीन ऐसी बातें थी जिनकी वजह से रूस एक असमंजस की स्थिति में था कि अब तत्कालीन विश्व में उसकी क्या पहचान होगी और विश्व राजनीति में रूस का क्या स्थान होगा। It was a period of uncertainty about the identity of Russia because of the defeat of ideology of communism, because of the disintegration of Soviet Union and loss of the superpower status. एक और बहुत ख़ास बात है कि जैसा अमेरिका की विदेश नीति को बताते हुए मैंने बताया था कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अमेरिका के सामने कोई शत्रु नहीं रह गया था, कोई शत्रु राज्य नहीं रह गया था। इसी तरह से अब रशिया के सामने भी देयर वाज नो एनिमी इमेज। और ख़ास बात ये थी कि अमेरिका के मुकाबले में रूस बहुत कमज़ोर हो गया था कोल्ड वॉर के बाद। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत संघर्ष से गुजर रही थी। अगर एक लोकतंत्र के रूप में भी देखें तो इट वाज अ नेसेंट डेमोक्रेसी, नवजात लोकतंत्र था, और बहुत ज़्यादा गंभीर कठिन घरेलू चुनौतियों से रूस को सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए बोरिस येल्त्सिन का जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें रूस अपनी विदेश नीति पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, इंटरनली फोकस्ड पॉलिसी होगी, और एक मॉडेस्ट फॉरेन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, लो की फॉरेन पॉलिसी, एक साधारण मामूली विनम्रता से भरी हुई विदेश नीति बोरिस येल्त्सिन के समय में देखने को मिलेगी फर्स्ट टर्म में अगर हम देखें। और शीत युद्ध के बाद अगर रूस की विदेश नीति को हम देखें फर्स्ट फेज़ में, तो पहली चीज़ जो दिखाई देगी वो ये थी कि जहाँ शीत युद्ध काल में, बल्कि 1922 से जब से सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म वाज अ गाइड टू इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो अब कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद विदेश नीति में जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो होगा रिप्यूडिएशन ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। दूसरी बात जो हो जाएगी वो है आइडियोलॉजी विल प्ले नो रोल इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया। विचारधारा अब हावी नहीं हो पाएगी विदेश नीति पर। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि समाजवादी सिद्धांत से अब लोकतांत्रिक सिद्धांत की ओर रूस मुड़ गया था। From socialist principle to democratic principle and from class interest to national interest. जब सोवियत संघ था, साम्यवादी विचारधारा थी, तब विदेश नीति में भी सोवियत संघ की वर्ग हित महत्वपूर्ण था, लेकिन राष्ट्रहित से भी ज़्यादा वर्ग हित महत्वपूर्ण था। अब वर्ग हित के स्थान पर
राष्ट्रीय हित विदेश नीति का गाइडिंग फैक्टर बन जाएगा रशिया में। और सबसे बड़ी बात होगी कि सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी वाज एंटी वेस्ट, हम देखते हैं पश्चिम विरोधी रही थी। अब रूस की विदेश नीति पश्चिम की समर्थक हो जाएगी, प्रो वेस्ट होगी, कंसिलिएटरी होगी एंड सॉफ्ट पॉलिसी होगी। एक मृदु कोमल एग्रेशन उसका चला जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण और रोचक बात थी वो ये थी कि अब रूस को पश्चिम न तो शत्रु दिखाई दे रहा था और ना ही हेजेमॉन दिखाई दे रहा था, बल्कि उसको वो अपने संकट मोचक के रूप में देख रहे थे, एज ए रेस्क्यूअर। और इससे भी खास बात ये थी कि रशिया नॉट जॉइंड द सेम सिस्टम इट हैड अपोज्ड फॉर ईयर्स। रूस अब उसी व्यवस्था के साथ जुड़ता चला गया और उसी का हिस्सा बनता चला गया, मार्केट इकोनॉमी को ऑप्ट करके, डेमोक्रेसी को ऑप्ट करके, पश्चिम के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को, अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाकर उसी व्यवस्था का हिस्सा बनने लगा, जिस व्यवस्था का वो इतने सालों तक, जब वो सोवियत संघ का हिस्सा था, तो जिसका वो विरोध करता रहा था। बोरिस येल्सिन के समय में उनकी जो फॉरेन पॉलिसी रही उसमें 3 बातों को मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी। एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में जो बात दिखाई देगी वो ये रहेगी कि ये फॉरेन पॉलिसी कंसिलिएटरी रहेगी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन जिसको हम कहते हैं, समायोजन की विदेश नीति रहेगी, एकोमोडेशन विद द वेस्ट एंड इंटीग्रेशन इनटू द कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न नेशंस, कि जो पश्चिमी देशों का समुदाय था उसी के साथ एकीकरण की बात होगी। दूसरी बात जो दिखाई देगी वो ये है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ चुका था, यानी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो जो गणराज्य Now, Boris Yeltsin was the first post-Cold War president of Soviet Union, and it was in 1991 that he became the president of Soviet Union, and he remained in power till 1999. गोर्बाचेव के बाद, और सही मायने में जिनको शीत युद्धोत्तर राष्ट्रपति कहा गया रशिया का, क्योंकि सोवियत संघ अब तक ख़त्म हो चुका था, तो 91 से 99 तक ये पावर में रहे, 2 टर्म्स तक पावर में रहे थे बोरिस येल्त्सिन, YELTSIN। और ये गोर्बाचेव के बहुत बड़े आलोचक थे, पश्चिम के हिमायती थे, और इनके समय में बहुत बड़ा बदलाव फिर रशियन फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलेगा। बोरिस येल्त्सिन एक ऐसे समय में राष्ट्रपति बने थे जबकि रशिया एक ट्रांजिशनल फेज में था, एक संक्रमण काल में था। Transition from command economy to market economy and from a totalitarian system to a liberal democracy, एक निर्देशित अर्थव्यवस्था से एक बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर और एक सर्वाधिकारीवादी व्यवस्था से एक उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर। और सबसे खास बात है कि दिस वॉज अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का ये समय था। अनिश्चितता किसके बारे में थी? अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ रशिया। पहले मैंने आपसे बताया कि रूस एक मेजर पावर रहा था और एज सोवियत यूनियन इट वाज अ सुपर पावर। अब एकाएक कई ऐसी बातें हुई थी। पहला था साम्यवादी विचारधारा का पतन, दूसरा ये था सोवियत संघ का विघटन, और तीसरा था कि अब वो महाशक्ति का दर्जा रूस के पास नहीं था। ये 3 ऐसी बातें थी जिनकी वजह से रूस एक असमंजस की स्थिति में था कि अब तत्कालीन विश्व में उसकी क्या पहचान होगी और विश्व राजनीति में रूस का क्या स्थान होगा। It was a period of uncertainty about the identity of Russia because of the defeat of ideology of communism, because of the disintegration of Soviet Union and loss of the superpower status.